प्यारे दोस्तों, मैं नीलेश अपने YouTube चैनल आईवी मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं हाई स्कूल वाले सभी बच्चों के लिए 2024 में आए हुए सेट नंबर हमारा 1 यानी 822IA का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। ये सॉल्यूशन आने वाले पेपर में बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा यदि वो इस सॉल्यूशन को देखते हैं। कभी कभी ये आता है कि ये होता है कि हमारे जो पेपर होते हैं उसमें डिक्टो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हम पहले खंड आ से शुरुआत करते हैं और इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आया था किसी वृत्त पर एक वाही बिंदु से खींचे जाने वाले स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। अब देखो, ये कोई हमारा वृत्त है, ये क्या कोई हमारा सर्कल है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक बिंदु स्थित है। अब यहाँ से हम इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अधिक से अधिक तक? तो हम एक बिंदु से केवल दो अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दो। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी। अब देखो यहाँ पर कोई बिंदु है ये। अब बिंदु यहाँ पर हमारा क्या होता है? देखो यहाँ पर हमारा ये होता है, जैसे हमारा ये होता है हमारा अक्षांश, यहाँ पे होता है मूल बिंदु 0,0। ये होता है हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा होता है वाई अक्ष। अब कोई बिंदु यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव इसमें आते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इसमें आता है। इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो बिंदु है हमारे पास वो है 7,3। हमारे पास बिंदु है वो कौन सा है? वो 7,3 है। तो 7,3 जो आएगा वो पहले चतुर्थांश में आएगा। मान लेते हैं एक्स अक्ष पर ये कितना जा रहा है? 7 जा रहा है। और वाई अक्ष पर कितना जा रहा है? ये 3 जा रहा है। देखो, तो ये वाला जो बिंदु है हमारा यहाँ पर, ये आएगा 7,3। तो पूछ रहा है बाई अक्ष से कितनी दूर है, तो बाई अक्ष ये रहा हमारा। तो बाई अक्ष से जो दूरी होगी वो दूरी कितनी होगी इसकी, जो एक्स अक्ष पे जो चला है वो। तो बाई अक्ष से दूरी होगी हमारी, वो होगी इसमें 7। कितनी होगी इसमें? 7। अगर यही क्वेश्चन आता कि एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो एक्स अक्ष से दूरी जो बाई पे जितना चलता है वो उल्टा हो जाता है। अगर बाई से पूछता है तो एक्स वाला मान, एक्स से पूछे तो बाई वाला मान। ये होता है हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पी बराबर इतना क्यू बराबर इतना तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैं सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या दिया रखा है? दिया है, लिख लेते हैं। क्या दिया है? पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। तो हमें कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। कोसेक थीटा बराबर क्या है? तो देखो, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर पी, अगर मैं इसको इसके नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो साइन थीटा कॉस थीटा को इसके नीचे लेके आते हैं, साइन थीटा। और इधर अपन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और यहाँ पे बचेगा जो क्यू, और जो पी है ना वो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ये साइन अपॉन कॉस थीटा हमारा बन जाता है टेन थीटा, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन पी। अब देखो, हम जानते हैं क्योंकि जो हमारा टेन थीटा होता है वो हमारा पी अपॉन क्यू इसमें जो आता है, ये हमारा ये होता है लंबटे आधार के बराबर। ये होता है हमारा लंबटे आधार, यानी एल बटे किसके बराबर आता है? के बराबर आता है। तो हम जानते हैं क्योंकि अब हमें निकालना क्या है? एल बटे ए होता है, लंबटे आधार एल बटे ए। तो हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? ये हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी यहाँ से जो के का मान निकलेगा वो हमारा निकलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या फिर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर? हमें निकालना है कोसेक थीटा। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? हमें निकालना है कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा होगा, और कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कर्ण बटे लंब। ये साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और लंब कितना है हमारे पास? एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? की। तो ये हमारा कोसेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं हम। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सही तीसरे का, टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे इसका? सही हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। इसका सॉल्यूशन अभी देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। फिर ऐसे सवाल आए तो कॉस को इधर लेके आएंगे, और साइन यहाँ पर है, क्यू उधर रह जाएगा, 30 के नीचे पहुंच जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन टी अपॉन क्यू। यहाँ से एल हो जाएगा ये लंब, और ये हो जाएगा आधार। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू पी रख दी, इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो यहाँ पर के की वैल्यू निकाली, यानी कर्ण की वैल्यू निकाल ली। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में लगा देते हैं यहाँ पर। फिर कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कॉसेक निकाल दिए, ये आ गया आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यदि टेन जीरो डिग्री, टेन 3 डिग्री और टेन 88 डिग्री से कहाँ तक जा रहा है? 89 तक। अगर ये 90 तक होता तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाता? जीरो। लेकिन ये कहाँ जा रहा है? 89 तक। क्या मान क्या होगा? देखो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा कहाँ से दे रखा है? 1 2 3। ये कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है हमें टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन
3 डिग्री, टेन 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, टेन 87, टेन 88 और टेन 89। तो चूंकि हम जानते हैं जो टेन, हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन जो हमारा कॉट जो होता है ना, कॉट का फॉर्मूला वो होता है हमारा 90 माइनस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉट जो वन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन वन को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, ये होता है हमारा टेन थीटा के बराबर। इसीलिए हम कॉट अगर 90 माइनस वन लिखें तो हमारी किसके बराबर आ जाएगा, ये टेन वन के बराबर आ जाएगा। तो जो यहाँ पर जो कॉट आएगा वो 89 का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टेन 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको, इसकी जगह लिख लेंगे हम टेन 89, ऐसे यहाँ लिखेंगे टेन 88, ऐसे हमारे यहाँ पर टेन कितना आएगा, टेन आएगा 87, ऐसे डॉट डॉट ये चल रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं उस, सॉरी कॉट में आएगा, कितना आएगा कॉट, कितना आएगा ये कॉट आएगा, यहाँ भी क्या आएगा कॉट आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा कॉट आएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे हम, ये है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉट 87, 1 अपॉन कॉट 88 इंटू 1 अपॉन कॉट 89। देखो 89 से 89 कट जाएगा, 88 से 88 कट जाएगा, 87 से 87, ऐसे बीच वाले भी कटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो हमारा आएगा 1। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है यदि समीकरण 3x प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 की मूल बराबर हो तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं अपने जो मैंने चैप्टर 4 का जो वीडियो डाउनलोड किया उसमें ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम क्या होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा है, समीकरण, समीकरण दे रखा है हमारा, देखो हमारे पास समीकरण क्या दे रखा है, इसने जो समीकरण दिया है वो दे रखा है 3x² प्लस 5 बराबर क्यू। ये क्या दे रखा है, 3x प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0। और क्या कह रहा है, जो मूल है ना वो क्या है, मूल बराबर है, मूल बराबर है। तो हमसे क्यू का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो कुछ पहले हम एक कंडीशन बता चुके हैं, यदि जो मूल बराबर होते हैं, मूल क्या होते हैं, यदि मूल बराबर हो तो जो b² माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर आती है, वो हमारी 0 के बराबर आती है। यहाँ पर ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू है। तो a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू देखिए 5 की घात 2 माइनस 4 गुणा 3, और ये माइनस की q बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 25 और 4 कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 12, q बराबर 0। तो ये 25 उधर जाएगा, ये 25 हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो जो q का मान आएगा वो आएगा माइनस के 25/12, ये हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 25/12। अब देखते हैं इधर, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी दे रखी है, मैंने क्या दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है समांतर जो श्रेणी है ना, यहाँ पर समांतर श्रेणी, श्रेणी माइनस 62, 50 और 59 डॉट 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 के 11वां पद ज्ञात करवा रहा है। कौन सा पद ज्ञात करवा रहा है, 11वां पद। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन जब इसका करेंगे हम, तो यहाँ क्या क्या दे रखा है इसने, ए बराबर सॉल्यूशन करते हैं 6 का, ए बराबर कितना दे रखा है हमारा माइनस के 62, ए1 दे रखा है। ऐसे ए2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 59 दे रखी है, माइनस के 59 दे रखी है। ए1 ए2 अगर हम डी की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी, माइनस के 62, वो माइनस कितनी आएगी यहाँ पर 59, डी की वैल्यू क्या होती है ए2 माइनस ए1। तो यहाँ पर जो ए2 है हमारा वो कितना दे रखा है 59, माइनस का कितना दे रखा है 62। तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस के 59, माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 62। तो यहाँ पर आएगा प्लस के 3, ये डी की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हमें ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है हमें A11। तो A11 का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 10d, a प्लस 10d। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 62, तो माइनस के 62 प्लस के 10, और डी की वैल्यू कितनी आई 3। तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस के 62 और प्लस के 30। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो आएगा हमारा माइनस के 32। ये हमारा क्या हो जाएगा A11 हो जाएगा, 11वां पद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा प्रोबेबिलिटी का। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हमारे उसमें प्रोबेबिलिटी में एक सिंपल फॉर्मूला होता है। देखते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी इसमें क्या दे रखा है, चूंकि जो घटना घटने की प्रायिकता है ना पी, वो 0.05 दे रखी है, ठीक है 0.05 दे रखी है, तथा और क्या दे रखी है, तो वो हमसे पूछ रहा है पी बराबर इतना,
तो हमसे ज्ञात कर रहा है पी ई डैश बराबर कितना होगा। तो वो कह रहा है घटना घटित ना होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो चूंकि हमारे पास एक प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना ना घटित होने की प्रायिकता की वैल्यू आती है ना, वो 1 के बराबर होती है। तो पी कितना दे रखा है हमारा 0.05 दे रखा है, प्लस पी डैश हमें निकालना है तो 1 इधर जाएगा, ये किसका हो जाएगा पी डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.05। जब हम इतना जब इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो हम यहाँ पे यहाँ घटाएंगे तो घटाने के लिए देखो सिंपल तरीका क्या है, बच्चों को घटाने नहीं आता उसके बच्चों को, तो ऐसे लगा लेते हैं पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 5, यहाँ से एक जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे 9। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचा हमारे पास कितना, यहाँ बचेगा हमारा 9, तो कितना बचेगा हमारा 0.95, तो कितना आएगा 0.95। सीधे सीधे 100 में से कितना घटा देंगे 95, तो हमारे पास कितना आएगा 95 आएगा, यानी 0.95। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रायिकता का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में एक गेंद या छाता निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता है। देखो ऐसे सवालों में हम पहले देखते हैं हमारे पास कुल कितनी गेंदें हैं। क्या देखेंगे हम ऐसे सवालों में, देखेंगे हमारे पास कुल कितनी बॉल्स हैं। तो हमारे पास जो कुल बॉल्स हैं वो देखेंगे पहले कितनी है। तो यहाँ पे कह रहा है कोई थैला है, बॉक्स है, ये थैला मानते हैं कोई, हमारे पास क्या है थैला है, यहाँ पर यहाँ एक थैला है, इसमें कह रहा है जो थैला है ना इसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो लाल गेंद की प्रायिकता निकलवा रहा है, यानी 3 लाल गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो लाल की प्रायिकता ज्ञात करवा रहा है, लाल की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो इसके लिए हमारे पास क्या करते हैं, इसमें देखते हैं हमारे पास अगर कुल गेंदें यानी कुल परिणाम देख लेते हैं। कुल परिणाम की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, कुल परिणाम अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमारे पास कितना आएगा 3 + 5 बराबर कितनी टोटल गेंद हो जाएंगी 8 गेंदें। और लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम, लाल के लिए जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास यानी 3। तो प्रायिकता ऑफ लाल बॉल की प्रायिकता जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनुकूल अनुकूल कितने हमारे 3 और कुल कितने हमारे 8। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 3/8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्रायिकता कितनी आएगी इसकी 3/8। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3/8। अब देखो 10वां क्वेश्चन, ये कह रहा है ट्रायंगल एम एन एल तथा ट्रायंगल पी क्यू आर, एम एन एल और पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल में एंगल एम एंगल क्यू बराबर 70 डिग्री, यानी ये 70 का है और ये भी 70 का है। एम एन ये 3 सेंटीमीटर की दे रखी है और ये भी 3 सेंटीमीटर की दे रखी है इसने, और ये 4.5 की दे रखी है, और ये वाली भुजा पी क्यू कितने की दे रखी है 2 सेंटीमीटर की दे रखी है, और क्यू आर 3 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित सही होगा। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा ट्रायंगल क्या होगा, समरूप होगा। तो देखो सबसे पहले हम समरूपता दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है इनके नाम देखेंगे। पहले हमारे पास ट्रायंगल ऑप्शन से उठाएंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ से ऑप्शन से देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो एंगल है ना यहाँ पर एम, एंगल एम किसके बराबर आ रहा है, एंगल क्यू के बराबर आ रहा है। तो एम और क्यू के आनी चाहिए, एक साथ आनी चाहिए। तो यहाँ पर एम आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा पी आ रहा है, तो एम के साथ में पी कभी नहीं आएगा, एम के साथ में क्या आएगा हमेशा क्यू आएगा। तो एम यहाँ पर आ रहा है, इसमें एम आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है आर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ रहा है एम आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है क्यू, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इससे डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एक गोले का यानी 1.2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का व्यास दे रखा है, गोले का क्या दे रखा है इसमें व्यास दे रखा है, किसका गोले का। तो जो गोले का व्यास है, गोले का व्यास वो कितना दे रखा है, वो डी की वैल्यू दे रखी है इसमें 1/2 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या निकालेंगे हम तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आर बराबर हो जाएगी 1/4 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से भाग कर लेंगे तो और हो जाएगी 1/4 सेंटीमीटर। तो गोले का क्या निकालना है हमें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला 4πr²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, पाई में आंसर दे रखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाई गुणा कितना आएगा, पाई ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर 1/4 गुणा 1/4, क्योंकि आर स्क्वायर दो बार लिख ले, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा पाई/4। तो हमारा 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वी। नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। क्या करती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत चाप की माप ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है चाप की जो लंबाई निकालनी हो हमें, तो ये होता है हमारा
आर, ये किसका फॉर्मूला होता है, एल का फॉर्मूला होता है, तो 2 पाई आर, तो एल, तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 30 और यहाँ 360, 2 गुणा पाई पाई रहेगा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2, तो एल बराबर कितना आएगा हमारे पास, एल बराबर आएगा पाई सेंटीमीटर, एल बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास पाई सेंटीमीटर, यानी कि चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बटे 360 और ये 2 पाई आर के बराबर होता है, 2 पाई आर, तो एल बराबर थीटा की वैल्यू 300 कितनी दे रखी है 30, यहाँ 360 रख लेंगे और 2 गुणा, तो यहाँ पे 30 से काटेंगे तो 12 आएगा, 12 को काट देंगे 6 दूनी 12, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर पाई सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हमारा इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का, वो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा क्या, डी, 12 का क्या हो जाएगा डी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन में वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है, तो ये कह रहा है कोई एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, कोई एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या क्या है, एक कोई वृत्त है, कोई वृत्त बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, आगे कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पी बिंदु है, इससे कोई स्पर्श रेखा खींच ली जाती है पी क्यू, ये मिलती है यहाँ पर आके, तो जब इसको इससे मिलाएंगे हम, आगे क्या कह रहा है, तो केंद्र क्या है ओ से जाने वाली रेखा क्यू पर मिलती है, तो ओ क्यू कितने का दे रखा है, जो ओ क्यू है ना यहाँ पर ये पी होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा ये पी, यानी बिंदु पी, और ये ओ क्यू कितने का दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो वो कह रहा है पी क्यू की माप याद करिए, हमें क्या करना है पी क्यू की माप याद करनी है, तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे कितने का, हम जानते हैं यहाँ पर जो एंगल बनता है ये कितने का बनता है 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, तो हमारी ये वाली जो भुजा होगी इसकी लंबाई याद करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो जो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ये कितने की दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो हमें आधार ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें आधार, आधार क्या होता है कर्ण, माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो कर्ण माइनस का कितना आएगा, माइनस का लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना आएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो सॉल्यूशन करेंगे इसका 144 माइनस के 25, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 9 बचेगा यहाँ, और यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से हो जाएगा तो 1, लगभग 119, 100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, यानी आधार, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आएगी वो 119 की आएगी, कितनी आएगी 119, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, जो 14 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संख्याएं इतने और इतने का एचसीएफ ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है डायरेक्ट एचसीएफ, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या से क्या करते हैं हम, जो बड़ी संख्या होती है हमारी उसको भाग कर देते हैं, तो लगभग 2 बार लग जाएगा यहाँ पर 8 दूनी 16, तो 2 से भाग करेंगे 2 अट्ठे और 2 सत्ते 14 और 1 15, जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे 12 में से 6 जाएंगे 6, और यहाँ पर बचेगा हमारा 7 2, यहाँ पर आएगा 78, तो यहाँ भी 2 बार लग जाएंगे, यहाँ पे 3 बार में 3 लगाते हैं, 3 सिंह 18 के 8, 3 दूनी 6 और 1 7, ये पूरा पूरा कट गया, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो होगा 26, एचसीएफ कितना आएगा हमारा 26, ये भाग विधि होती है, मात्रा निकालने के लिए क्या होती है, ये होती है भाग विधि, कौन सी विधि होती है, ये होती है हमारे पास भाग विधि, तो इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 26, और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8.54 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बेलन की क्या दे रखा है त्रिज्या दे रखी है, बेलन बना लेते हैं थोड़ा सा ही, तो बेलन है और ये यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है इसने 3.5, यानी आर बराबर कितना दे रखा है 3.5 दे रखा है, और तथा उसकी ऊंचाई और एच बराबर कितना दे रखा है इसने 8.4 दे रखा है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वो होता है हमारा पाई आर, ये होता है 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं इसमें 2 की जगह 2 रखेंगे, और आंसर पाई में आ रहा है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी 3.5 दे रखी है और एच की वैल्यू
4 दे रखी है, तो गुणा करेंगे हम 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 गुणा पाई गुणा 8.4, 8 से गुणा करेंगे तो ये कर लेते हैं, 7 से गुणा 7 चौक 28 का 8, 7 अट्ठे 56, 56 और 2 हो जाएगा हमारा 58, एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 58.8, ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आएगा इसका 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। तो सॉल्यूशन में क्या है, इसमें हमें आर की वैल्यू दे रखी थी, एस की वैल्यू दे रखी थी, फॉर्मूला होता है 2 पाई r h, तो यहाँ पाई और यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगी 58, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 15 के बाद 16 नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ये कह रहा है हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी थीटा बराबर कितना दे रखा है, थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है और आर बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। आंसर देखते हैं, पाई में आंसर आ रहा है तो ज़्यादा हमें कहने की कोई जरूरत नहीं। थीटा की वैल्यू 60, यहाँ 360, पाई को कोई चेंज नहीं करेंगे। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 गुणा 4, 1 0 से 1 चौदम 36 होता है, 2 से काटेंगे 2 3 6, 4 दूनी 8, कितना आएगा यहाँ पर 8 पाई बटे 3, कितना आएगा 8 पाई बटे 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 पाई बटे 3। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण दे रखी है, किसने क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है। समीकरण क्या दे रखी है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसका क्या ज्ञात करना है, विभक्ति का ज्ञात करना है, विभक्ति का। तो इसके ऑप्शन है -4 और -5, 4 और 2। देखो विभक्ति का जो फॉर्मूला होता है उसको डी से लिखते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, 4 गुणा एक्स की वैल्यू यानी ए का मान भी 1 दे रखा है और सी का मान दे रखा है -1, तो यहाँ पर कितना 1 और 4 और 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा डी बराबर आएगा 5, वो भी किसका आएगा प्लस का। तो डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी बराबर आएगा। तो ये जो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर 1 रखेंगे, डी की वैल्यू 1, 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है ये गलत दे रखा है, यहाँ प्लस का 5 आएगा, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला दे रखा है द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x माइनस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो मूलों का योगफल होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ देखते हैं हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर इस समीकरण में हमारे पास ये हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी। ए बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर ए बराबर हमारे पास इसमें दे रखा है ए बराबर ए बराबर दे रखा है इसमें 4, बी बराबर दे रखा है हमें माइनस के 4 और सी बराबर दे रखा है 1। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, 4 से 4 कैंसिल, तो जो अल्फा प्लस बीटा का जो योग आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा हमारा +1 के बराबर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला कह रहा है अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर एक अंतराल दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है वर्ग अंतराल 0 से 1, तो इसमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसका माध्य, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो हमें समांतर माध्य निकालना है। तो और इस बारंबारता कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो समांतर माध्य क्या होता है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे पास एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। देखो टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास तो देखो हमारे पास इसमें जो यहाँ पर जो हमारा CI दे रखा है, यानी वर्ग अंतराल जो दे रखा है हमारे पास, क्लास इंटरवल जो दे रखा है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो बारंबारता क्या दे रखी है 4, 7, 5, 8 और 6। तो सबसे पहले हम एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मान होता है इन दोनों को जोड़ के घटाना है, यानी L1 प्लस L2 बटे 2। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे 10, 10 का कितना आएगा 5। अब देखो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 10, 10 का अंतर आ रहा है तो 10 बढ़ाते जाएंगे। दूसरा आएगा हमारा 15, फिर कितना आएगा 25, फिर 35 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 45। अब एफ एक्स निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे एक्स, 4 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 15 से 105 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 35 8 पंजे 40 का 0, 8 3
24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 45, तो 6 पंजे 30 का 0, और 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। तो देखो हम इन सबको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 6 4 10, 10 8 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 7 30। तो ये कितना हो जाएगा, 30। यानी सिग्मा जो एफ का मान आएगा वो हमारे पास 30 आएगा। इनको ऐड करेंगे सिग्मा, या निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो जो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 और 5 10 का 0, हासिल 1। तो 2 और 1 3, 7 10 और 8 28, हासिल 2। 4 6 7 8, नहीं एक मिनट, 2 4 12 10 और 10 20 है। 20 का क्या आएगा यहाँ पर, 0, हासिल लगे 2। 7 और 3 10, 8 18, 18 और 2 20, 20 का 0, हासिल लगे 2। 4 6 7 8, तो यहाँ क्या आएगा, 800। यहाँ पर कितना आएगा, 800। तो समांतर माध्य निकालना है, तो माध्य निकालेंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ ये कितना आएगा, 800 बटे कितना आएगा, 30। यहाँ काट देंगे तो कितना आएगा, 80 बटे 3। तो इसमें इसको डिवाइड कर लो 3 से, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो 20 3 6 18.66, ऐसे ही चलता जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें कितना आएगा, वो 2.66 सेंटीमीटर आएगा। तो एक बार सॉल्यूशन दे रहा हूँ, देख सकते हैं बच्चे। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई के बाद में एफ एक्स की गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या निकालते हैं, सिग्मा इनको जोड़ के सिग्मा एक्स निकलता है, इनको को जोड़ के सिग्मा एफ एक्स निकलता है। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, समांतर माध्य का सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये रख लेते हैं और यहाँ पर आंसर निकल आता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 26.66। अब ये कह रहा है निम्नलिखित का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। अब माध्यक वर्ग ज्ञात कैसे करते हैं, जो हमारी बारंबारता होती है उसको ऐड करते हैं। सबसे पहले माध्यक वर्ग के लिए बारंबारता को ऐड करेंगे, तो बारंबारता ऐड करेंगे। 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 14, 14 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 25, 25 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 31, 25 और 6 31, 31 और 18 कितने हो जाएंगे, तो ये 31, और हम 18 को ऐड करेंगे तो 9 4 49 आएगा। कितना आएगा हमारे पास, तो माध्यक वर्ग के लिए क्या करते हैं हम, 49 बटे कितना कर लेंगे, 2। तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 22.5। 22.5 कौन से वाले में आएगा, 22.5 आएगा 30 से। अब रुक जाओ, 22.5 जो निकाला है हमने, अब इसको देखेंगे हम। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ती है, यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, यानी सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं, तो 8 ऐसे ही, 8 में 6 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ 14 में इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, और ये कितना आएगा 2, 25। तो हमारे पास माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा इसका, यही आएगा, क्योंकि हमारे पास कितनी आ रही है इसकी बार, बस 22 22.5, 22.5 कितना आएगी, इसमें आई तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 से 30। तो आज मैंने आपको एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे इसका सॉल्यूशन। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।